राजीव जी, इसमें कई बातें हैं। एक तो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो प्रशांत सही कह रहे हैं कि इस मामले में मोदी जी ईमानदार हैं। वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, बाकायदे आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने जगह जगह काम भी किया है। हिमाचल में, हरियाणा में पहले भी उन्होंने काम किया है प्रचारक के तौर पे। और कभी इसको छिपाते नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि दूसरा यह है कि काम भी उनकी सरकार, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे अभी प्रधानमंत्री हैं, वो उनकी सरकार काम भी वही कर रही है जो आरएसएस को पसंद है, आरएसएस के जो एजेंडे में रहा है। अब आप देखिए, जब पूर्ण बहुमत नहीं था या थोड़ा एनडीए में उनकी उतनी पकड़ नहीं थी, तब थोड़ा सा जरूर ढीला ढाली थी। लेकिन 2019 के बाद, सरकार बनने के बाद ही, पहले ही साल में उन्होंने धारा 370 हो या 3 तलाक कानून हो या और भी इस तरह राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, इस तरह के जितने भी इशूज थे, सब आरएसएस के एजेंडे पे उन्होंने पूरी तरह से काम किया। वो काम करते जा रहे हैं। असल बात यह है कि इस साल जो है 2025 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन के 100 साल पूरे हो रहे हैं। अब 100 साल गठन के पूरे हो रहे हैं, तो मोदी जी की और उनके लोगों की चाहत तो ये थी कि साहब, इस बार उनको हम कुछ तोहफे में ऐसा दें जो अविस्मरणीय हो। और वो ये था कि संविधान में बदलाव करके उनको हिंदू राष्ट्र समर्पित किया जाए। लेकिन देश के मतदाताओं ने उनको खारिज किया, नहीं पसंद था ये उनकी बातें। उनके लोगों ने कहा, लगातार कहा ये बातें, चाहे वो अनंत हेगड़े हों, चाहे लल्लू सिंह हों, चाहे विवेक देव राय थे, उनके जो आर्थिक सलाहकार थे, इन लोगों ने कहा। और इसके पहले भी आपको पता होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी ये आरएसएस का एजेंडा चला था। तब उन्होंने जस्टिस एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता में न्याय संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। तो कोशिश तो लगातार चलती रही, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई। अब इस समय अब उनके लिए मजबूरी है ये बताना कि हम आरएसएस के प्रचारक हैं या आरएसएस के संस्कार हमारे साथ जुड़े रहे हैं। अब उनको बताना चाहिए कि आरएसएस के संस्कारों में क्या क्या है। हिंदू मुस्लिम जो कर ही रहे हैं, जैसा भी बता रहे थे भाई। जब उनके जो दूसरे सरसंघ चालक थे माधव सदाशिव गोलकर, जिन्हें वो लोग गुरु जी कहते हैं, जब उनसे 1942 में संघ के लोगों ने, प्रचारकों ने पूछा था कि गुरु जी, हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो कांग्रेस ने या समाजवादियों ने जो नारा दिया है क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो उसके बारे में हम लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको इसमें भाग लेने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों से हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, अभी हमको अंदरूनी दुश्मनों से लड़ना होगा। और वो अंदरूनी दुश्मन वही जो भाई बता रहे थे कि कम्युनिस्ट हैं, अल्पसंख्यकों में मुसलमान और ईसाई हैं, उनसे हमको लड़ना होगा। और ये बात लगातार स्थापित करते रहे। और मोदी जी भी इसमें कोई छिपाते नहीं है। उनके देखिए, असल में ये लोग कब कौन सा चेहरा धारण कर लेंगे, इसका कुछ भी पक्का पता नहीं है। अब कभी वो कहेंगे कि नहीं साहब, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और फिर कहेंगे कि साहब ये अगर आएंगे तो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, बहु बेटियों को उठा ले जाएंगे, ये राम जन्मभूमि मंदिर पे बाबरी मस्जिद का ताला लगा देंगे, उन्हें सारी सुविधाएं, संसाधन उनको दे देंगे जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं। ये भाषा भी वही बोलते हैं, वो बोलेंगे वो। तो इस तरह की चीजें हैं, इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस का एजेंडे में है, साफ साफ उनके मिशन का हिस्सा है कि जब जैसा देखो उस हिसाब से आचरण करो। दाएं झुकना है तो दाएं झुक जाओ, बाएं झुकना हो तो बाएं झुक जाओ, सीधे झुकना है तो सीधे झुक जाओ सामने की तरफ, या फिर बेंट हो जाओ, या फिर खड़े हो जाओ, जैसा जो मौका हो उसके हिसाब से आचरण करो। ये आरएसएस की ये है, प्लानिंग है। तो उसी हिसाब से मोदी जी भी आचरण करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब हो सकता है कि अमेरिका में जो चल रहा है उसके हिसाब से डिप्लोमेसी का हिस्सा भी हो सकता है। भाई, भारत के किसी पत्रकार को जो थोड़ा तटस्थ कहा जा सके, उसको आप इस तरह का पॉडकास्ट क्यों नहीं दे देते हैं, या इस तरह का इंटरव्यू क्यों नहीं दे देते हैं? तो कभी देंगे नहीं। उसमें भी मेरे ख्याल से वो प्रायोजित रहा होगा, सवाल पहले से तय कर लिए होंगे और उसके हिसाब से फिर जवाब पे डिस्कस किया गया होगा। तो लेकिन चलिए, दूसरी बात है जो गडकरी जी ने कही है, वो बड़ी अच्छी बात है। वो अक्सर बात करते रहते हैं, बात में थोड़ा मुंहफट भी हैं, भाषणों में भी बोल जाते हैं, पर्सनल बातचीत में तो कहते ही कहते हैं कि लात मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
भाई जाति पर लात मार दीजिए, जाति की बात करने वालों पे लात मार दीजिए, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन शुरुआत आप आरएसएस के मुख्यालय से करिए ना। भाई आरएसएस के लोग कहते हैं कि हम जाति को तो हम मानते ही नहीं हैं, लेकिन जितने भी सरसंघ चालक आज तक हुए, रज्जू भैया जो राजपूत थे उसके अलावे सारे के सारे ब्राह्मण हुए, और उसमें भी ज्यादातर चितपावन ब्राह्मण ही क्यों हुए। पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमने देखी थी एक बार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसमें एक आदिवासी नहीं, एक दलित नहीं, एक ओबीसी नहीं। तो ये जातिवाद नहीं है। जब भी कभी बात आती है पिछड़ों को कुछ देने के लिए, दलितों को कुछ देने के लिए, आदिवासियों को कुछ देने के लिए, तो ये लोग इस तरह की भाषा बोलनी शुरू कर देते हैं। अब बात जाति की जनगणना की है, भाई जाति जनगणना तो छोड़िए, जनगणना ये सरकार नहीं करवा रही है। 2011 के बाद से अभी तक जनगणना का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। पहले कहा गया कि साहब कोरोना था इसलिए 2021 में होना था, नहीं हो पाया। तो कोरोना को बीते हुए कितने साल बीत गए, लेकिन अभी भी जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना तो बात ही नहीं, कभी उसकी बात ही नहीं करते हैं लोग। तो ये सारी चीजें हैं। हम तो कह रहे हैं गडकरी जी से, भाई आप लीड करिए। मैं पहले भी कभी इस मंच से कहता था कि भाई आरएसएस में भी कई बार मोहन भागवत जी कहे थे, तो हमने उस समय भी कहा था कि मोहन भागवत जी आप संघ के मुख्यालय में मनुस्मृति को आग लगाइए, क्योंकि जातिवाद का, ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा पोषक कोई है तो वो मनु संहिता है, मनुस्मृति है। उसमें आप आग लगा दीजिए। गडकरी जी आप ही शुरू कर दीजिए। मेरे जैसा आदमी कोशिश करेगा कि आकर के आपके साथ खड़े हो जाए। हम आपके विचारों से कतई सहमत नहीं हो सकते हैं, हमारी लड़ाई रही है, लेकिन अगर आपने मनुस्मृति को आग लगाने की पहल की, हम आपके साथ खड़े होंगे। कर दीजिए काम। लेकिन जब भी कभी होता है दलितों, पिछड़ों या आदिवासियों को, महिलाओं को देने की कुछ बात होती है, तो कभी आप धर्म को लेकर सामने खड़े हो जाते हैं, कभी आप इस तरह की बातें, जातिवाद का विरोध करना शुरू कर देते हैं। भाई उस समय क्यों नहीं? आज जब देश के विभिन्न हिस्सों में, महाराष्ट्र में भी जो महार दलितों की हालत है, अब उस पर आप कभी बात क्यों नहीं करते हैं भाई, कि किस तरह से उनको शोषण और उत्पीड़न का विषय बनाया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से, अगर घोड़े पे चढ़ गया दूल्हा दलित समाज का, तो आप उसकी खाल उखड़ना शुरू कर देते हैं। अगर मूछ रख दिया उसने, बड़ी बड़ी मूछें रख ली, तो उसकी पिटाई आप करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी बातें हो। कभी एक बार गडकरी जी का कोई बयान नहीं आया कि भाई ऐसा जो कर रहा है वो हिंदू धर्म का विरोधी है, उसको हिंदू धर्म से बाहर निकालिए, ऐसा कुछ करो। तो ये सब नहीं करेंगे। जब वीपी सिंह ने 27% आरक्षण देने की बात करी थी, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करके ओबीसी के लोगों को, तो आरएसएस ने उस समय कमंडल धारण कर लिया था। बीजेपी के लोगों ने, आडवाणी जी रथ यात्रा लेके सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा तो चले गए थे, और उसका जो ये थे, क्या बोलते हैं, सारथी थे उनके, वो नरेंद्र मोदी जी थे। तो इस तरह से संघ का इतिहास रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें आप गडकरी जी कर रहे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात थोड़ी दूर है। और तीसरी बात है राजीव जी, वो बहुत खतरनाक है, जो नासिक की अदालत ने जिस तरह का फैसला किया, सेशन कोर्ट ने जो किया है, मुझे तो लगता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा आदमी, ऐसी खतरनाक मानसिकता का आदमी न्याय की कुर्सी पर बैठने का हकदार नहीं है। जो आदमी ये कह रहा हो कि साहब वो अपराध तो है, वो सब सही है, लेकिन अगर उनको 2 साल की सजा दे दी जाए तो फिर उनकी सदस्यता चली जाएगी, भाई इसकी चिंता आपको क्यों हो रही है? देखिए क्या सिस्टम हमारे देश के न्याय व्यवस्था में हो गया है कि गुजरात में सूरत की एक अदालत राहुल गांधी को इसलिए 2 साल की सजा देती है कि उनकी सांसदी चली जाए, और उसी के बगल में महाराष्ट्र के नासिक की एक अदालत, सेशन कोर्ट का जज जो है, इसलिए 2 साल की सजा नहीं करता है वो, क्योंकि उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, और मेंबरशिप चली जाएगी तो चुनाव कराना पड़ेगा, उसका बोझ लगेगा। तो भाई जो वायनाड में उपचुनाव हुआ था तो उसका पैसा नहीं लगा था, उसमें खर्च नहीं हुआ था। तो ऐसी, लेकिन सवाल यह कि कौन करेगा? जब चीफ जस्टिस कहता है कि साहब हमने अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का हल जो है भगवान की कृपा से कर दिया, मैं भगवान के पास गया, दंडवत होकर बैठा, कहा रास्ता कोई सुझाइए महाराज, तो भगवान ने मुझे दिशा दी और उसके हिसाब से हमने फैसला किया। मतलब इस देश में अब यह भी होने लगा है कि
अदालतों के फैसले साक्ष्यों के, संविधान के हिसाब से नहीं, बल्कि ईश्वर, अब कल को कोई कहे कि साहब अल्लाह मियाँ ने उनका हुक्म हुआ रात में सोने में तो हमने इसलिए फैसला कर दिया, तो कोई कहे कि क्राइस्ट ने हमको निर्देश दिया तो हमने उसके हिसाब से करना शुरू कर दिया। मतलब आप कर क्या रहे हैं? इस देश के लोकतंत्र को कहाँ ले जा रहे हैं? जहां इस तरह की बात तो नहीं हुआ, अतीत में भी इतने सालों का इतिहास है न्यायपालिका का, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि तथ्य कुछ और हैं, आप खुद ही अपने फैसले में मान रहे हैं कि साहब बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है वो एक क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन कह रहे हैं ऐसा मंदिर वहीं बनेगा। तो जब वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर ये बात कह रहे हैं तो किसी नासिक कोर्ट के बारे में उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट हमारा एक्शन लेगा? लेकिन हमारी अपनी सोच है, हमारी अपना मांग है, ये जरूर है, हम इस मंच से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति न्यायिक सेवा में रहने के योग्य नहीं है, जो ये कहते हैं कि साहब किसी की विधायकी खत्म हो जाएगी इसलिए हम उनको सजा को 2 साल नहीं कर रहे हैं, ये बात है। दूसरा यह है कि जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव होने रहा, सर पे आ गया है, कांग्रेस भी अलर्ट मूड में है, कांग्रेस ने एक पहल की है, वो जो कन्हैया कुमार के नेतृत्व में और उनके जो प्रभारी हैं कृष्णा बेल्लरू, तो वो लोग मिल करके जो यात्रा निकाल रहे हैं, एक अच्छा काम है, बहुत दिनों के बाद शुरू किया है, लेकिन ये अच्छा काम है, कांग्रेस को खड़ा होने में मदद मिल सकती है। और दूसरा ये कि बिहार तो लगातार, मतलब बिहार क्या, यूपी के देखिए चाहे बिहार देखिए, कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज रह नहीं गई है। मुख्यमंत्री हैं तो वो नाम के ही मुख्यमंत्री हैं, काम तो सारा ब्यूरोक्रेट्स लोग कर रहे हैं या फिर बीजेपी के लोग उन पे हावी हो गए हैं, वो लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से जंगल राज और भ्रष्टाचार तो चरम पर पहुंच गया है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं राजीव जी, छोटे से लेकर के बड़े कामों तक बिना रिश्वत के, बिना पैसे के कोई काम बिहार में हो ही नहीं रहा। हालांकि ये तो पूरे देश का हाल है, दिल्ली में देख लीजिए, चाहे हमारे यूपी में देख लीजिए। और दूसरा यह है कि थोड़ा सा विपक्ष को जरूर इस बात पे ध्यान देना चाहिए, खासतौर से कांग्रेस को भी देना चाहिए। अब दिल्ली में देखिए, दिल्ली में सरकार बने हुए इतना दिन हो गया, कहा था कि जब पहली कैबिनेट में 2500 रुपए देने की शुरुआत हो जाएगी, 8 मार्च को जारी हो जाएगी, किस्त जारी हो जाएगी, आज तक तो नहीं हुआ। होली में कहा था कि साहब वो महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस देंगे, हम रसोई गैस के जो उज्ज्वला योजना के तहत ही देंगे, ठीक है, लेकिन उनको मुफ्त गैस देंगे, आज तक नहीं किया। लेकिन कांग्रेस को जब लगता था, पहले कभी लगता था कि साहब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है बाधा बन रही है हमारे और बीजेपी के बीच में, तो वो क्यों चुप हो गए? आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 6000 रुपए खटाखट मिलेंगे। अब उनकी पार्टी तो हार गई चुनाव, लेकिन भाजपा की महिलाएं पहुंच गई थी उनसे पैसा मांगने के लिए कि भाई पैसा दीजिए, जी आपने कहा था 6000 रुपए देंगे, जबकि उनकी सरकार नहीं बनी। और भाजपा की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गई, वो पता नहीं कहाँ चली गई योजना, वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं शुरू हुआ 2500 रुपए का। और अब तो कहा जा रहा है कि किसी कमेटी को सौंप दिया है, वो कमेटी पता नहीं कब तक रिपोर्ट देगी, क्या करेगी। तो ये सारी चीजें, इसमें अपोजिशन को जो लीड लेना चाहिए वो उस ढंग से नहीं कर पा रहा है जिस ढंग से उसको करना चाहिए, क्योंकि ये भी काम इनको बीजेपी से सीखना हुआ कि बीजेपी किस तरह से विपक्ष की भूमिका भी निभाती है, उसको देखना पड़ेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल। आप खासकर बिहार की सियासत को लेकर, और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग कई चर्चा आपने शुरुआत में की भी, लेकिन फिर भी थोड़ा और आगे बढ़ाइए। नीतीश बाबू, क्या यहाँ पे अगर यही चलता रहा तो उनके लिए क्या कुछ दिखाई देता है? राजीव जी, सबसे बड़ी प्राथमिकता यही अभी होगी कि अपने बेटे को बिहार की राजनीति में कैसे वो इस्टेब्लिश करवा सके, और ये बीजेपी के जरिए वो इस काम में लगे हुए हैं। अच्छा, उनकी चूंकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है, बताया जा रहा है। सार्वजनिक मंचों पे जब वो बोलना शुरू करते हैं तो लोग उनका हाथ खींच देते हैं कि बस हो गया, ठीक है। विधानसभा में जब कुछ बोलना शुरू करते हैं तो लोग कह देते हैं हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया। तो कब क्या उनके मुंह से निकल जाएगा इसका भी किसी को पता नहीं है। और ये तय बात है कि अगर विधानसभा का चुनाव होता है और अगर भाजपा और जनता दल यू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की पार्टी को अक्सरियत बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनेगा, और ये प्रस्ताव नीतीश कुमार से करवाया जाएगा कि हाँ बीजेपी का फला का हम नाम का प्रस्ताव कर रहे हैं।
अब उसके एवज में उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन ये तो तय है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए भी और ऐसे भी। अब नीतीश कुमार इस राजनीति को समझ तो रहे होंगे, लेकिन किस तरह से काट करेंगे किस तरह की नहीं करेंगे ये देखने की बात हो सकती है। दूसरी बात यह है कि बिहार में आरएसएस और दंगे बहुत पहले होते रहे हैं, बाद में भी हुए हैं, झड़पें हुई हैं, सब कुछ हुआ, बिहार शरीफ में हाल में भी हुआ था। लेकिन बिहार की राजनीति को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने कभी प्रभावित नहीं किया, ये बात तो तय मान लीजिए। जी 2015 के चुनाव में हम जब देशबंधु के लिए पूरे बिहार में घूम करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, जी तो उस समय याद होगा आपको कि उस समय भी इस तरह की कोशिशें हुई थी। भागलपुर में कोशिशें हुई थी, मंदिर और मस्जिद के सामने ऐसे खुराफाती तत्वों ने कहीं गोमांस और कहीं सुअर का ये फेंक दिया था ताकि दंगे हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, दंगे हुए नहीं थे और हार गई थी बीजेपी, हार गई थी वहां पे और महागठबंधन की सरकार बन गई थी। अभी भी लगातार इनकी जो कोशिशें हो रही हैं, देखिए इनकी सबसे बड़ी विफलता यही है। चाहे यूपी में भी यही रहा है, यूपी में भी इतनी कोशिशें की गई दंगे करवाने की, उत्तेजक भाषण दिए गए, उत्तेजक बयान दिए गए, उकसाने वाले बयान दिए गए, लेकिन दूसरे पक्ष ने रिएक्ट ही नहीं किया। बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही इस मामले में बधाई के पात्र हैं इस देश के मुसलमान। और जैसे संजय कह रहे थे हटा नहीं सकते, भाई हटा नहीं सकते, हटाएंगे क्यों आप? ये आपके बाप का हिंदुस्तान है क्या? जितना जयशंकर गुप्ता का है, संजय सिंह का है या भाजपाइयों का है, उतना ही हिंदुस्तान हमीद का भी है, जुम्मन मियाँ का भी है। तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आप हटा भी सकते तो कैसे हटाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, ये बात गलत है, ये कभी होने भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा सोचने की बात भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कभी उन्होंने उस ढंग से रिएक्ट नहीं किया। इनके तमाम उत्तेजक और उकसाने वाली कार्रवाइयों, मीडिया हमारा पूरी तरह से हिंदू मुसलमान के नाम पे, मतलब होली पे जिस तरह के मैसेजेज आ रहे थे, मीडिया ने जो कैरेक्टर बना लिया था, पहले से भी है वो। देखिए हमारा मीडिया जब कार सेवा हो रही थी अयोध्या में, उस समय राम सेवक बन गए थे, कार सेवक बन गए थे हमारे बहुत सारे पत्रकार। तो वही हालत अभी भी है कि वो उस हालत में एकदम उनका ये हो गया। कारपोरेट मीडिया तो कारपोरेट के संचालक तो हैं ही है, लेकिन मानसिक तौर पे भी एक तरह का एक माहौल बना दिया गया है। उस माहौल को बनाने में हमारा मीडिया लगा हुआ है। लेकिन इस देश में अभी भी गंगा जमनी तहजीब इतनी मजबूत है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, हालांकि कहीं कहीं सक्सेस भी मिल गई थी, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में खारिज कर दिया उत्तर प्रदेश ने, या बिहार में भी बड़े पैमाने पे विधानसभा के चुनाव में खारिज ही किया था। भाई पिछली बार भी तो बहुमत मिलते मिलते मिला था ना, कैसे भी जोड़ तोड़ करके ही हुआ। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि कांग्रेस अच्छा इमर्ज कर रही है, अच्छा काम कर रही है। उन्होंने जो यात्रा निकाली वो भी सही बात है, लेकिन यह ध्यान में रखने की बात है कि महागठबंधन ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर बेहतर होता कि जैसे कांग्रेस ने आज जो यात्रा शुरू की है, बेहतर होता कि अगर महागठबंधन के लोग मिलकर के इस तरह की कोई यात्रा निकालते और उसमें सारे दल शामिल हो आते, वाम दल भी हो आते, ये आरजेडी के लोग भी होते, तो इसका एक अलग मैसेज जाता। अलग अलग करने से थोड़ा सा जरूर होता है कि ये अलग अलग अलापने की कोशिश की जा रही है और तैयारियों में अभी से जुटना होगा। चुनाव आयोग जो भी करे न करे, वोटर लिस्ट से लेकर के जो वोटर लिस्ट बन रही होगी उसकी छानबीन, उसका देखना कि कितने नाम हटा दिए गए, कितने जोड़ दिए गए, इस सारे कामों को आपको अभी से उसमें जुट जाना होगा। और तैयारी इसी बात की होनी चाहिए, क्योंकि अब समय आपके पास नहीं है। यात्रा तो ठीक है, यात्रा अच्छी हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, बिहार के नौजवान युवा भी आ रहे हैं जो बेरोजगारी से पीड़ित हैं। और मतलब एकदम सही बात कही गई कि साहब बिहार में आज क्या है, मतलब हालत इतनी बदतर हो गई है। जितने भी इंडेक्स हैं विकास के, जितने भी इंडेक्स हैं, हर मामले में सबसे नीचे बिहार ही दिखाई दे रहा है। कोई विकास की जैसे कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। मोदी जी ने कह दिया साहब, बजट में भी घोषणा हो गई कि हाँ जी इतना लाख करोड़ का, इतने हजार करोड़ का हम बिहार को पैकेज दे रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? उस पैकेज से कुछ खर्च हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो रहा है उसमें? तो अभी तक तो कुछ भी नहीं सामने दिखाई दे रहा है। तो बेरोजगारी चरम पर है, पलायन हो ही रहा है। लोग जा करके पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में जाकर के या पश्चिम बंगाल में जाकर के काम करने के लिए अभिशप्त हैं। बिहार के लोग अभी भी हैं। तो इन सारे इश्यूज को उठाया है कांग्रेस ने, बहुत मजबूती से उठाया। अच्छी बात है ये, इसको चरम पर पहुंचाने की जरूरत होगी। और चुनाव की तैयारियों में जुट करके महागठबंधन अगर एकजुट रहा, ईमानदार रहा,
सीटों को लेकर के, बंटवारे को लेकर के, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, थोड़ी बहुत अगर किसी को सेक्रीफाइस करनी पड़े तो भी बात चलेगी। लेकिन अगर एकजुट होकर लड़ा तो मुझे लगता है कि भाजपा को जो सांप्रदायिक एजेंडा है, आरएसएस का जो सांप्रदायिक एजेंडा है, बिहार में कामयाब नहीं होगा। हाँ, चुनाव आयोग अगर कुछ अलग से खेल खुरापात कर दे तो उसकी गारंटी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग तो जो माहौल देखते हैं उसी पर बात कर सकते हैं, उसी के हिसाब से अपना विश्लेषण कर सकते हैं। अंदर खाने क्या क्या हो सकता है इसकी बात तो हम लोग की जानकारी में नहीं होती है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, अंदर खाने जो भी चल रहा हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ ये समझना कि आखिर बिहार